नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान का भूगोल स्टार्ट कर दिया था और उसमें जैसे राजस्थान सॉरी भारत के भूगोल का जनक किसको कहते हैं और विश्व के भूगोल का जनक किसको कहते हैं। विश्व का भूगोल का जनक किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। और भारत के भूगोल का जनक किसको कहते हैं? और हमने टॉपिक का नाम लिखा था अवस्थिति एवं विस्तार। तो मैंने अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि उसमें आपने लिखा है कि इसमें हम अक्षांशों के बारे में पढ़ेंगे और देशांतरों के बारे में। जैसे एक सामान्य चित्र बना देता हूँ मैं आपके सामने। माना कि हमारी पृथ्वी कैसी विद्यार्थियों, ये गोल चित्र मेरे से बना नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं इधर से ले लेता हूँ। अब देखिएगा, अगर इस चित्र में हम देखें, ये 0 डिग्री है। ये क्या है? या 1 मिनट, ऐसे जो रेखाएं खींची जाती है ये वाली, इनको हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश कहते हैं। मान लेना आप, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो रही मेरी। ऐसे जो रेखाएं खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं? देशांतर। ये भी थोड़ा दूर होगी, मेरे इसको वापस बनाना, या फिर मैं बना बनाया बता देता हूँ आप। जैसे इसमें दिखाता हूँ मैं, ये वाली जो रेखाएं खींची जाती है ऐसे, इनको तो क्या कहते हैं हम? अक्षांश कहते हैं। और ये वाली जो रेखा खींच रखी है, ये वाली, इनको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। और देशांतर को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग, है ना, हेडिंग डाल लो, अक्षांश। इसके बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको? लेटीट्यूड। इससे पहले आपको कुछ चित्रों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है ना, तो इसको 2 गोलार्ध में बांट रखा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और अगर ऐसे देखें तो इसको 2 गोलार्ध, इधर इधर वाला कौन सा हो जाएगा? पश्चिम गोलार्ध। और इधर वाला कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। और अगर आप इसमें भारत की स्थिति देखते हैं, समझ आ रहा भाई? अगर इसमें भारत की स्थिति देखते हैं, ये इस प्रकार का हो गया। तो भारत, ये देखो, ये तो हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्टर्न, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो भारत है विद्यार्थी यहाँ पर, और भारत के भीतर ही क्या है? राजस्थान है। तो अक्षांशों के अनुसार देखें, अगर हम अक्षांशों के अनुसार देखेंगे तो भारत कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरों के अनुसार देखेंगे तो पूर्व में आएगा, पश्चिम में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में आएगा, ध्यान रखना। और पश्चिम से पूर्व की ओर जो ये रेखाएं खींच रखी है, ये वाली, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और केवल ये नाप के नहीं खींच रखी, केवल एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? ऐसा नहीं होगा पूरी पृथ्वी पे धागा लेकर या कोई डोरा लेकर ऐसे नापने लगे हो, कुछ नहीं। केवल ऑफिस में बैठा, ऐसा गोल पृथ्वी बनाई और उसी के ऊपर क्या खींच दिया हमने? इस प्रकार की रेखाएं खींच दी। मतलब ये रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? काल्पनिक रेखा। लिखो इसके बारे में। ग्लोब पर एक चित्र ही बना लेना इस पे, है ना, ये वाला बना लेना। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली, अब देखो ये पृथ्वी ऐसे गोल दिख रही है, तो इसके पीछे की तरफ भी आ रही है ये रेखा, है ना। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है।
अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? अक्षांश कहलाती है। अब देखो, जैसे ये माना कि 0 डिग्री अक्षांश है, ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश। फिर इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 90 डिग्री तक जाते हैं हम। कहाँ तक जाते हैं? 90 डिग्री तक। और ये उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे वाला कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें भी ऐसे आएगी, तो इसमें भी कहाँ तक आएगी? 90 तक। तो इन अक्षांशों की संख्या देखो, उत्तरी गोलार्ध में होगी 90 तो, और दक्षिण गोलार्ध में होगी 90। कितनी हुई? 180। और एक ये विषुवत रेखा को भी तो काउंट करेंगे, तो एक ये होगी। टोटल कितनी होगी इनकी संख्या? 181 होगी। लिखिएगा, अक्षांशों की कुल संख्या अक्षांशों की कुल संख्या 181। कितनी है? 181 है। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? ये जो लाइन खींच रखी है ना, ऐसे ऐसे कितनी लाइन खींच रखी है? 181 खींच रखी है, ध्यान रखना। अब 181 को रेखांकित कर लो आप। 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक विषुवत रेखा। जगह जरूर छोड़ना। और ये जो पीपीटी में ले रहा हूँ ना यहाँ पे यूज, अगर आपको इस पीपीटी की आवश्यकता है, इन चित्रों की आवश्यकता है, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको कर दूंगा ना, सेंड कर दूंगा ये पूरा, तो इसको देख लेना। अब देखो, माना कि मैंने एक खाली वो ग्लोब ले लिया विद्यार्थियों, ये ग्लोब ले लिया है ना। तो ये तो 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 0 डिग्री। और अगर ऊपर की तरफ जाऊं, ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ। तो यहाँ पर भी मुझे 90 डिग्री तक आना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री तक आना पड़ेगा। अगर हम ये वाला देखें, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या विद्यार्थियों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये कितना है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो इसको हम नाम देते हैं मकर रेखा। क्या नाम देते हैं इसको? मकर रेखा। और इसको नाम देते हैं कर्क रेखा। और ये जो 0 डिग्री वाली है, इसको हम नाम देते हैं विषुवत रेखा। क्या नाम देते हैं? विषुवत रेखा। और इसी को कहते हैं हम भूमध्य रेखा। तो आप इसको भूमध्य रेखा कहो, विषुवत रेखा कहो, 0 डिग्री अक्षांश कहो, बात एक ही है। इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहो या मकर रेखा कहो, बात एक ही है। और इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलो, चाहे कर्क रेखा बोलो, बात एक ही है। लिखिएगा, इन अक्षांश रेखाओं को इन अक्षांश रेखाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तरी अक्षांश, दूसरा दक्षिणी अक्षांश। देखिएगा, अगर हम इस प्रकार की रेखाएं खींच रहे हैं, तो सबसे बड़ा वर्त कहां बनता है विद्यार्थियों? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर। और सबसे छोटा वर्त कहां बनेगा? ध्रुवों पर। कहां बनेगा? ध्रुवों पर। लिखिएगा, अक्षांश रेखाएं
पूर्ण वर्त बनाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है। पूर्ण वृत्त बनाती है। अब आपने देखा होगा कि ये पूरा घूमता ही हूं, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? तो सबसे ज्यादा कौन सी वाली रेखा घूमेगी? 0 डिग्री वाली। कौन सी घूमेगी सबसे ज्यादा? सबसे बड़ा वर्त सर्किल कौन सा बनेगा? 0 डिग्री वाला ही तो बनेगा सबसे बड़ा। भाई जैसे माना कि ये पृथ्वी, हालांकि ये गोल नहीं है, लेकिन इसके चारों तरफ भी तो घूमेगा वो। तो चारों तरफ घूम रहा है, ये मेरे पास है नहीं, जैसे माना कि नारे वो क्या बोलते हैं, मौसमी, मौसमी के आकार की है। तो अब इसके चारों तरफ घूमेगा तो ऊपर की तरफ थोड़ा कम 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 सर्किल बनेगा, नीचे की तरफ भी थोड़ा कम बनेगा। एक समय से आएगा बिल्कुल डॉट आ जाएगा, ऊपर भी एक समय से आएगा डॉट आ जाएगा, लेकिन बीच वाला तो चौड़ा है ना। तो सबसे बड़ा जो वर्त है विद्यार्थी वो कहाँ बनता है? 0 डिग्री रेखा पर या भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। लिखिएगा, विषुवत वर्त सबसे बड़ा वर्त है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये देखो 0 डिग्री पे हमने ये रेखा खींची यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर ऊपर गए तो ये रेखा, फिर ये ऊपर गए ये, फिर ये खींची, फिर ये खींची, फिर ये खींची। हमने जो काल्पनिक रेखा खींच रहे हैं इसकी लंबाई सबसे ज्यादा कहां है बताओ? ध्रुवों पर या विषुवत रेखा पर? विषुवत रेखा। तो ये जो हमने अक्षांश खींची है, तो ये कह सकते हैं कि हम अक्षांश की सर्वाधिक लंबाई विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होती है, ध्रुवों पर कम होती है, ध्रुवों पे कम होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश की जो रेखा है वो जो लंबाई है उसकी उसमें कमी आती है, या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो इनमें वृद्धि होगी, होगी ना। लिखिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे दक्षिण में जाओ चाहे उत्तर में जाओ, दो ही ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ध्रुव को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ध्यान रखना। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ब्रैकेट में लिख लेना नॉर्थ पोल साउथ पोल, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई घटती है, अक्षांशों की लंबाई घटती है। अक्षांशों की लंबाई घटती है, लिख लिया। जबकि ध्रुवों से, जबकि ध्रुवों से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, ब्रैकेट में 0 डिग्री की ओर आने पर अक्षांशों की लंबाई, अक्षांशों की लंबाई बढ़ती है। ये बढ़ती घटती, इससे कई बार सवाल बनते हैं, ध्यान रखना ना। फिर बता रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि लेटीट्यूड का काम क्या है, तो इसका काम है स्थिति बताने का। क्या काम है? स्थिति बताने का। और लॉन्गिट्यूड जिसको हम देशांतर कहते हैं, इसका काम है समय बताना। इसका काम क्या है? समय बताना, और इसका काम है स्थिति बताना। ठीक है, अब देखो, चलो यहां ही ले लेता हूं। जैसे माना कि हमने 0 डिग्री ले लिया, कौन सा ले लिया? 0 डिग्री अक्षांश ले लिया। इससे हम उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, या उत्तरी गोलार्ध में, दो ही तो गोलार्ध अपने पास, उत्तरी अक्षांशों के अनुसार 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतरों के अनुसार भी 2 गोलार्ध है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। तो ये अक्षांशों के अनुसार गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जैसे उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं तो 0 के बाद में कौन सी डिग्री आएगी? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 5 6 7 8 9, लास्ट में कहां तक पहुंच जाएंगे हम? 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो पूछा जाता है। तो लिखिएगा,
दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछा जाता है कई बार कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.11 किलोमीटर होती है। समझ गए? बताओ। ए तो अगर 1 डिग्री को पार करोगे तो आपको समय कितना लगेगा? हैं? 111.11 किलोमीटर। 2 को पार करोगे तो, और 3 को पार करोगे तो इसी प्रकार एक अगर आप 90 तक जाना चाहते हो तो 111.11 इंटू 90 कर देना विद्यार्थियों, आंसर निकल के आ जाएगा। और फिर इतना ही इधर आ जाएगा। फिर उसका अगर उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी पूछे तो दूरी निकल के आ जाएगी। आ जाएगा ना, पता लग जाएगा उस चीज का। ओके, अब इन दोनों का जो बीच का जो गैप है ये कितने किलोमीटर का है? मतलब जैसे एक रेखा हमने खींची, जैसे माना कि मैं कह रहा हूं ये 2 डिग्री है, कितना है, और ये 3 डिग्री है। इन दोनों के बीच का जो ये दूरी है ये कितनी है? 111.11 किलोमीटर है। और ये बीच की दूरी को, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम दो दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है उसको कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध। लिखो अगला फैक्ट। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। एक जब आपने अक्षांश लिखा ना शुरुआत में, तो वहीं लिख लेना अक्षांश का काम क्या है? लोकेशन जानना, स्थिति जानने का। लिखिएगा, अक्षांश स्थिति बताने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अक्षांश स्थिति यानी लोकेशन। लोकेशन बताने का काम करते हैं विद्यार्थी। स्थिति क्या है, आप कौन सी जगह पे हो आप। तो हम यही तो देखेंगे ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है। पहले ग्लोब के बारे में तो जाने कि ग्लोब है क्या। ग्लोब जानेंगे, फिर भारत को जानेंगे, फिर भारत में किसको जानेंगे? राजस्थान को जानेंगे विद्यार्थियों। ओके तो ये स्थिति जानने का काम करता है। और ये जो बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं विद्यार्थियों। और पूरी पृथ्वी को 4 कटिबंधों में विभाजित कर रखा है। कितने कटिबंध? 4 नॉट। संपूर्ण पृथ्वी को 4 कटिबंधों में विभाजित किया गया है। कितने विद्यार्थियों? 4 कटिबंधों में विभाजित किया गया है। चार कटिबंधों में विभाजित किया गया है। ये तो आपको पता ही है कि 0 डिग्री है। क्या है ये? 0 डिग्री है। और ये आपको पता 90 डिग्री, अरे लिखा, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल 90 डिग्री। इतना तो पता ही है आपको। अब अगर आप इसमें देखते हैं विद्यार्थियों, ये पूरा ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप इसमें ये देखते हैं तो ये 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री इधर भी आएगा और इसको क्या बोलेंगे हम? मकर रेखा। ये साउथ है, ये कौन सा है? नॉर्थ है। तो पूरे जो ये ग्लोब है इसको कितने कटिबंधों में बांट रखा है? 4 कटिबंधों में बांट रखा है विद्यार्थियों। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। कितना बांट रखा है? 4 में बांट रखा है। तो लिखिएगा, इसमें सही नहीं बांट रखा है यार इसको। मैं मेरे हिसाब से बांटता हूँ। इस वाला मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, पता नहीं कैसे बांटा इसने। उस पे ध्यान नहीं दे, मैं जो बनाऊंगा ना उस पे ध्यान देना ना। क्या लिखा आपने? संपूर्ण पृथ्वी को 4 कटिबंधों में विभाजित किया गया है। पहला लिखो, उष्ण कटिबंध।
पहला लिख लिया उष्ण कटिबंध, और ब्रैकेट में लिखो 0 डिग्री से 25 डिग्री तक, 0 से 25 डिग्री तक, लिख लिया। दूसरा लिखो आप, उष्ण के बाद में क्या आ जाएगा, उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंध, और ये लिखो 0 से, नहीं सॉरी 25 से 45 डिग्री, 25 से 45 डिग्री, लिख लिया। और तीसरा लिखो शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, लिख लिया। और ये लिखो 45 से 65, कितना, 45 से 65 डिग्री तक, यानी 45 डिग्री से 65 डिग्री तक। और अगला लिखो शीत कटिबंध, कौन सा, शीत कटिबंध, और ये लिख लो 65 से 90 डिग्री तक। तो क्या विद्यार्थियों, ये बात केवल उत्तरी गोलार्ध तक लागू रहेगी, दक्षिण गोलार्ध में सेम चलेगा। इसमें क्या होगा, 0 से लेकर 25 डिग्री तक यहां भी चलेगा, तभी तो मैंने नॉर्थ और साउथ नहीं लिखा है आपको। तो देखो ये यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्या कहलाएगा बताओ, उष्ण कहलाएगा। 0 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 0 से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ये पूरा क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब देखो 25 से लेकर 45 तक की बात करें अगर हम, तो ये कौन सा कहलाता है, तो ये वाला उपोषण, और यहां कौन सा, ये वाला उपोषण, समझ गए। फिर उसके बाद में वापस 25 से 65 डिग्री तक, ये कौन सा है, शीतोष्ण, और ऊपर भी ये रहा शीतोष्ण, है ना। और फिर 65 से लेकर 90 डिग्री तक शीत कटिबंध, और ऊपर भी ये रहा 65 से लेकर 90 डिग्री तक। समझ गए चारों कटिबंधों को। कटिबंध क्या होता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मतलब ये वाला, जैसे माना कि 0 डिग्री, 0 के बाद में 1, तो 0 और 1 के बीच में जो दूरी है, या 1 या इसमें 2, 1 2 3 4 इनके बीच की जो दूरी है, उसको क्या कहते हैं हम, कटिबंध कहते हैं विद्यार्थियों। और ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो सकती है, 111.11 किलोमीटर विद्यार्थी, समझ गया। आगे लिखो, अब देखो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, इससे लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमने भारत के संदर्भ में लिख रखा है एन। एन का मतलब होता है उत्तरी अक्षांश। देखो अगर हमने मैप बनाया तो भारत की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, भारत की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर है, और राजस्थान भी इसमें आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो और भारत का जो अक्षांश स्टार्ट होता है विद्यार्थियों, अगर मुख्य भूमि से देखें यहाँ पर, तो 8 डिग्री से हो रहा है। जैसे ये तो 0 डिग्री है, ये तो क्या है 0 डिग्री, 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिग्री और 4 मिनट से भारत का दक्षिणी पॉइंट शुरू हो रहा है, और फिर यहां से चालू हुआ 8 से 9 10 11 12 13 14 15 37 डिग्री तक। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा 8 डिग्री, कौन सा हो जाएगा 8 डिग्री। और इसी के बीच में अगर आप राजस्थान का देखते हैं, किसका देखते हैं, राजस्थान का, तो राजस्थान का स्टार्ट होता है 23 डिग्री 03 मिनट से स्टार्ट होता है और 30 12 तक, यानी कि बीच में चलेगा। तो राजस्थान का देखो अगर आप इस मैप में देखते हैं, यह वाले में, तो यहाँ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 23 से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक। देखो पूरे भारत का तो 8 से स्टार्ट हो गया मान लो, ठीक है, 8 से लेकर 37 तक चल गया। और इस राजस्थान कहां से स्टार्ट हो रहा है, 23 से स्टार्ट हो रहा है, राउंड फिगर में देख लेते हैं 23 से, और कहां तक चलेगा 30 तक चलेगा। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे
तो अब बताओ, मुझे बताओ लास्ट 37 तक कौन से कटिबंध आ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो जीरो से लेकर, यहां से लेकर 0 से लेकर 25 तक तो कौन सा आएगा, उष्ण। और 25 से लेकर 45 तक, 25 से लेकर 45 तक कौन सा आ जाएगा, यानी कि पूरे भारत के अक्षांश 45 से बीच अंडर अंडर में, यानी कि दो ही कटिबंधों में आएगा पूरा भारत। पूरा भारत किसमें आएगा, दो में आएगा, किसमें, उष्ण और उपोष्ण में आएगा। यानी कि शीतोष्ण भारत में नहीं है और ना ही कोई शीत है, नहीं है ना। लिखो अगला पॉइंट। एक काम करो आप, अभी आइडिया बैठ जाएगा आपके माइंड में, यहीं समझा देता हूं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, इससे मैं मतलब इस कटिबंध को अच्छा तरह समझा दूंगा आपको। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, लिख लिया ना। जबकि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, जबकि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये वाला 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। समझ गए। एक खाली मैप ले लेता हूं। वापस बोलना आप लोग ही। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक यही है, से लेकर कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यही है। इसी के बीच में राजस्थान आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो राजस्थान का विस्तार कहां से शुरू होता है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी, यही है। ओके। और उष्ण कटिबंध, और भारत कौन से गोलार्ध में आता है विद्यार्थियों, उत्तरी गोलार्ध में, इतना तो पता ही है, इसलिए हम उत्तरी लिख रहे हैं। और देशांतरों के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में आता है, किसमें आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है। आगे नोट डलवा के लिखवा दूंगा इस चीज को मैं। उष्ण कटिबंध का विस्तार कहां से होता है, 0 डिग्री से लेकर, या यहां लिख देता हूं, 0 डिग्री से लेकर, 1 मिनट, उष्ण 0 से स्टार्ट हो रहा है और 25 डिग्री तक हो रहा है, ठीक है। और इसमें कौन सा हो रहा है, उपोषण हो रहा है। तो भारत दोनों कटिबंधों में आएगा कि नहीं आएगा, उष्ण और उपोष्ण, बताओ, लिखिएगा। भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में, दोनों कटिबंधों में स्थित है, लेकिन भारत का अधिकांश भाग
उष्ण कटिबंध में आता है। किसमें आता है? भारत का अधिकांश भाग किसमें आता है? उष्ण कटिबंध। देखो, क्या भारत उष्ण कटिबंध में है? यस। क्या भारत उपोष्ण में है? यस। लेकिन क्या शीतोष्ण में है? नहीं। क्या शीत में है? नहीं, दो में ही है, उष्ण और उपोष्ण। ठीक है। अब ज्यादातर भारत का हिस्सा जो है वो किस में आता है? उष्ण में, उपोष्ण में? उष्ण में देखो कैसे आया। भारत में टोटल 8 से लेके 37 तक काउंट करोगे तो कितने हो गए? कितने अक्षांश है भारत में? कितने हो गए? अरे 8 से लेके 37 तक, 37 में से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस कर दो। अरे राउंड फिगर में कर दो तो लगभग 29। लगभग 29 आ रहा है। अब 29 में से देखो उष्ण में कितने कटिबंध आ रहे हैं? उष्ण, जैसे उष्ण कटिबंध है ना, इसमें कितने अक्षांश आ रहे हैं? 25 क्यों आ रहे हैं? 8 से शुरू हो रहा है। 8 से 25 तक ही तो आएंगे, तो 8 से 25 तक कितने हो रहे हैं? 17-18 हो रहे हैं लगभग। कितने हो रहे हैं? 17 मान लो, चलो एक बार। कितने मान लो? 17 मान लेते हैं। गलत मत कर देना। और उपोषण कहां से स्टार्ट होता है विद्यार्थियों? 25 से 45। अब बताओ 25 के बाद में भारत के कितने बचे? 25 से 37 तक भी जाओगे ना अगर आप, तो भी 12 ही बच रहे हैं। लगभग 12 ही बच रहे हैं ना इसमें तो अब बताओ, इस इधर तो 12 अक्षांश आ रहे हैं और इधर कितने आ रहे हैं? 17। राउंड फिगर में ले रहे हैं हम, तो अगर प्रॉपर प्लस माइनस करेंगे तो अलग आंकड़े आएंगे निकल के। तो इधर तो देखो उस उपोषण में कम आ रहा है और उष्ण में ज्यादा आ रहा है। तो भारत का विस्तार बताओ, उष्ण में ज्यादा है, कुपोषण में ज्यादा है? हो गया क्लियर? ओके, लिखो। अब राजस्थान कौन से कटिबंधों में आता है? क्योंकि हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये ना भूलो आप। मैं भारत की भी बातें लिखाऊंगा, विश्व की बातें लिखाऊंगा, लेकिन मेन बात किसकी करेंगे हम? राजस्थान की करेंगे। बस केवल मैं लिंक करा कर आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं विश्व और भारत की बातें भी यहां लिखा रहा हूं। बताओ मुझे, राजस्थान कौन से कटिबंधों में आता है? क्या उष्ण में आता है? यस या नो? राजस्थान उष्ण में आता है? आता है। क्या उपोष्ण में आता है? दोनों में आता है। क्योंकि देखो 23 डिग्री आ रहा है, और 23 डिग्री और 25 डिग्री तक क्या होता है? उष्ण होता है। पता है नहीं? तो उष्ण में भी आ रहा है। क्या उपोष्ण में आता है? इसके बाद में उपोष्ण, तो लिखो राजस्थान भी उष्ण व उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में आता है। आगे बात समझ में आता है? अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा, अलग पॉइंट निकल के आएगा। भारत का, भारत में दोनों कटिबंध है, राजस्थान में भी दोनों कटिबंध है। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर भारत राजस्थान भी तो भारत में ही, जो भारत में स्थिति होगी वही राजस्थान में होगी। नहीं, चेंज हो सकता है कुछ। अब अगर दोनों कटिबंधों की बात करें तो राजस्थान में उष्ण भी है और उपोष्ण भी है, लेकिन ज्यादातर राजस्थान का जो विस्तार है ना वो उपोष्ण कटिबंध में है। इसमें है, क्योंकि 23 से 25 तक तो क्या है? उष्ण है। और 25 से लेकर 30 तक क्या है? तो माना कि उष्ण में तो दो ही आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? दो। और बाकी 5 किस में आ रहे हैं? उपोष्ण में आ रहे हैं। तो उपोष्ण में ज्यादा आ रहे हैं ना, तो लिखिए अगला फैक्ट। लेकिन राजस्थान का अधिकांश भाग, लेकिन राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। विद्यार्थियों बहुत समझने वाली बात है ये। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आपको उष्ण उपोष्ण में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं तो कभी तो राजस्थान को उपोष्ण में करोगे और कभी उष्ण में करोगे। इसमें है ना आपका जो ये भारत का और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये पूरा याद होना चाहिए आपको। समझ गए? ओके।
अगर इस मैप के अनुसार देखें हम, तो भारत यहाँ है, तो ये भारत है और ये राजस्थान है। तो राजस्थान हो चाहे भारत हो, ग्लोब में अक्षांशों के अनुसार कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और अक्षांशों के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। देखिएगा, भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक नोट डलवा दूं कि यहीं कि अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरों के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और भारत की स्थिति वही राजस्थान की रहेगी। लिखिएगा, भारत, नोट डाल के, भारत ऑब्लिक राजस्थान अक्षांशों के अनुसार, अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, तथा देशांतरों के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देख लिया? संपूर्ण पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया। संपूर्ण पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया। वो कटिबंध थे। संपूर्ण पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा है? 4। संपूर्ण पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया है। कौन कौन से गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। और चाहो तो ये मैं बना लो। ये तो कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। और इधर वाला कौन सा हो गया? पूर्वी। और इधर वाला कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। समझ जाओगे? ओके। भारत का और अक्षांशीय विस्तार लिखा दिया था मैंने आपको। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लिखा दिया, यस या नो? लिख लिया 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर है ना? लिखिएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? जैसे माना कि विद्यार्थी आपने यहाँ 23 डिग्री 03 मिनट से स्टार्ट किया, एक ये अक्षांश है ना, कोई सा भी ये अक्षांश इस पे है, तो ऐसे ले जाओगे तो लास्ट कहाँ तक जाएगा? 30 डिग्री 12 मिनट तक जाएगा। तो इनका बीच का कौन सा है मध्यवर्ती? बताओ। 26 या 27 दोनों ही आते हैं वहां। 26 है। देखो, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 26 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना है? 26 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देख लिया? और राउंड फिगर में पूछे आपसे तो 27 डिग्री कर देना। देखो, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री। देखो, अगर ऐसे बीच के आंकड़ों में पूछे आपसे, पॉइंटों में, ऐसे डिग्री मतलब मिनटों में, सेकंडों में अगर पूछे, तो क्या आंसर जाएगा आपका? 26 डिग्री 37 मिनट जाएगा। और वैसे अगर पूछे क्या एक ही बताओ आप, तो 27 डिग्री।
कौन सा कर देना, 27 डिग्री कर देना विद्यार्थी। देख लिया। अब 23 से लेकर 30 तक की बात करें अगर आप, 23 डिग्री 03 मिनट से स्टार्ट होता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता है। तो राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, संख्या बतानी उनकी। 30 में से 23 घटा दो, कितने, 7 अक्षांशों में। लिखो राजस्थान 7 अक्षांशों में फैला हुआ है। कितने में, 7 अक्षांशों में फैला हुआ है। लिख लिया। अब देखो बंधुओं, अगर वो प्रॉपर आंकड़ा नहीं दे और अंदर वाला आंकड़ा दे दे, तो जैसे आपसे पूछा है मध्यवर्ती कौन सा बताया आपने, 27, कौन सा बताया, 27, और 27 नहीं दे पॉइंट वाला दे दे तो 26.37 बताया आपने। ठीक है, इसी प्रकार अगर वो 7 ना दे तो क्या क्या आंसर निकल के आएगा अपना, 7 डिग्री 09 मिनट विद्यार्थी। जो 7 लिखा है उसके ब्रैकेट में क्या लिख लेना, 7 डिग्री 09 मिनट। देखो टॉपिक को पूरा गहराई से पढ़ना है, चाहे ये जो आंकड़े हैं वो याद हो या नहीं हो वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम एक बार आंकड़े तो अपने पास पूरे आने चाहिए ना। एग्जामिनर कैसा भी सवाल पूछ अपना गलत नहीं होना चाहिए, या अपने नोट्स में वो मिलना चाहिए। अब देखिएगा, ये जो सबसे मतलब उत्तर वाला जो अक्षांश गुजर रहा है या सबसे ऊपर जो अक्षांश गुजर रहा है वो कौन से जिले से होकर गुजरता है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ से होकर गुजरता है। कहां से, मैं जिला मुख्यालय नहीं बता रहा हूं, मैं जिला की सीमा बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, जिले की सीमा बता रहा हूं। जैसे माना कि विद्यार्थियों आप बात करें जयपुर की, तो जयपुर का मुख्यालय तो ये रहा, लेकिन जयपुर की सीमा तो ये पूरा इतना है कि नहीं। तो इसी प्रकार इसके बारे में लिखो आप, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरता है। अब देखो इन्होंने रेखा खींची ना, अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे हो गया, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है, नापा थोड़ी है वहां का क्षेत्र जाके। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरता है। 23 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की जो काल्पनिक रेखा है वो राजस्थान के कहां से होकर गुजरती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ से होकर गुजरती है। देखो जिला की सीमा अलग है, जिला मुख्यालय अलग होता है, तो नोट डालो, अक्षांश रेखाओं पर स्थित राजस्थान के जिला मुख्यालय क्या लिखा आपने, अक्षांश रेखाओं पर स्थित राजस्थान के जिला मुख्यालय, जिला हेडक्वार्टर मतलब। सबसे पहले लिखो आप 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपने देखा होगा 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री के बाद में 23.5 डिग्री जो अक्षांश है डूंगरपुर का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। 23.5 की बात कर रहा हूं मैं, तो मतलब 23 डिग्री तो नहीं गुजरती राजस्थान से, नहीं गुजरती ना, क्योंकि इनके बीच में आपको पता है दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। जैसे अगर हम 23 और 24 की बात करेंगे तो इसमें कितना किलोमीटर का अंतर आ जाएगा, 111.11 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले लिखो आप 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश विद्यार्थियों एक तो डूंगरपुर से और एक प्रतापगढ़ जो जिला है उसका जो मुख्यालय उससे होकर गुजरते हैं। तो क्या लिखा आपने, पहले लिखो 24 डिग्री और 24 डिग्री बराबर करके लिख लो
डूंगरपुर और प्रतापगढ़। मतलब एक तरफ तो अक्षांश का नाम आ गया और एक तरफ जिला हेडक्वार्टर का नाम आ गया। लिख लिया। तो दो जिलों से दो जिला हेडक्वार्टर से होकर गुजरता है 24 वाला, गुजरता है ना। अब लिखो 25, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लिखो सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा और बारा, ये जिला हेडक्वार्टर पड़ते हैं बीच में। तो आप कहोगे सर ये पाली से होकर भी तो गुजरा है। अरे गुजरने वाली बात किसने की है, ये तो जिला की सीमा है। माना कि पाली का हेडक्वार्टर यहाँ हो, पाली का जिला हेडक्वार्टर यहाँ हो सकता है, ये तो जिले से होकर तो गुजरा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, जो जिला हेडक्वार्टर वहां से, कौन से जिला हेडक्वार्टर से होकर गुजरता है। तो एक तो सिरोही से होकर गुजरता है, एक राजसमंद से होकर गुजरता है, एक चित्तौड़ से होकर गुजरता है, एक कोटा से होकर गुजरता है और एक बारह से। कितने हो गए, 5 हो गए। तो 25 डिग्री विद्यार्थियों 5 जिला हेडक्वार्टर से होकर गुजरता है। लिखो 26, 26। अब 26 गुजरेगा तो बहुत सारों से इधर, लेकिन इस 26 पर केवल एक जिला हेडक्वार्टर आएगा, वो भी किसका आएगा, सवाई माधोपुर का। अब आप कहोगे सर इधर से गया तो बहुत सारे तो आए होंगे, लेकिन जिले का हेडक्वार्टर नहीं, जिले तो बहुत सारे आए हैं लेकिन जिले का हेडक्वार्टर बीच में नहीं आया। तो लिख लो 26 डिग्री पे एक ही आएगा, इस पे सवाई माधोपुर। 26 के बाद में 27 डिग्री, 27 डिग्री पे 3 जिला हेडक्वार्टर आते हैं। जैसलमेर, कितने आते हैं, जैसलमेर आता है, जयपुर आता है और एक दौसा आ जाता है। ये सवाल बनते हैं, हल्के मत लेना, फिर बता रहा हूँ ये जो डिग्री लिखा रहा हूँ ना यहाँ सवाल बनते हैं कई बार। तुम सोचो यार सर कितना डीप पढ़ा रहे हैं, कोई डीप नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ। लिखो 28 डिग्री, ये दो से होकर गुजरता है विद्यार्थियों। कितनों से, दो से, बीकानेर से और झुंझुनू से। बीकानेर और झुंझुनू का जो जिला हेडक्वार्टर वहां से होकर गुजरता है। देखो 29 डिग्री, 29 डिग्री, कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं आता बीच में, कोई भी जिला मुख्यालय नहीं आता है। लिख लिया। अब लिखो 30 डिग्री, एक ही जिला मुख्यालय आता है, वो भी गंगानगर का। कितना आता है विद्यार्थियों, एक ही, वो भी गंगानगर का। समझ गए इस बिंदु को। तो बताओ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं हम, दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ग्लोब पर भारत और राजस्थान दोनों ही कौन से गोलार्ध में, अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर जैसे पढ़ेंगे हम क्या लिखेंगे वहां पर, पूर्वी देशांतर, तो वो देशांतरों के अनुसार कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, ध्यान रखना। ऐसा कौन सा अक्षांश है जिसपे एक भी जिला मुख्यालय नहीं आता है, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक भी जिला हेडक्वार्टर नहीं आता है। या तो वहां लिखा ही दिया मैंने, नहीं तो अलग से और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, दोबारा लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है।
आगे बात समझ में यहाँ तक अक्षांश आया थोड़ा बहुत समझ में? अब चलो इसमें समझा देता हूं। ये तो क्या विद्यार्थियों, 0 डिग्री क्या है तो, और 0 डिग्री अक्षांश है कि देशांतर है? अक्षांश ही है यार, यूं तिरछी रेखा आदि खींच रहे हो उसको क्या बोल रहे हैं? यूं 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 यूं, ये क्या है सब? ये सब अक्षांश। और यूं यूं, बस समझ जाओ अब क्या है। ठीक है, तो ये अक्षांश है, लेकिन इसका नाम क्या है? 0 डिग्री। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक किसको काउंट कर लो? 0 डिग्री काउंट कर लो। 0 डिग्री का नाम विश्वत रेखा। विश्वत रेखा ना मिले तो, भूमध्य रेखा ना मिले तो, 0 डिग्री ना मिले तो इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, इंग्लिश वाला इक्वेटर। अब देखो, ये देखो, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं हम? करक रेखा। और 23.5 डिग्री मकर रेखा, बोलते कि नहीं? तो ये करक रेखा और मकर रेखा, ये सब अक्षांशों के साथ ही पढ़नी पड़ेगी इनको। पढ़नी पड़ेगी नहीं पढ़नी पड़ेगी? ठीक है, हम राजस्थान और भारत के संदर्भ में हमें मकर रेखा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसकी आवश्यकता तो है? कर्क रेखा की। आपको पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर और गुजरती है। तो हम कर्क रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत पॉइंट है मकर रेखा के बारे में भी लिख लेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा विद्यार्थियों, 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, वहां पे एक वर्त बनता है, उसको बोलते हैं हम आर्कटिक वर्त। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पे बनता है, उसको क्या बोलते हैं? विश्वत व्रत। क्या बोलते हैं उसको? यहां बनेगा उसको क्या बोलेंगे? विश्वत व्रत। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे बनेगा, उसको बोलेंगे अंटार्कटिक वर्त। क्या बोलेंगे? तो आपसे पूछा जाए आर्कटिक वर्त क्या होता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो वर्त बनता है उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक वर्त। और अंटार्कटिक वर्त क्या होता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो वर्त बनता है उसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वर्त। समझ गए? तो सबसे पहले आप लिखो कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। देखना भाई, इसमें नाम है कहीं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर? नहीं है? इसमें है, ये रहा, है ना? माना कि पूरा ग्लोब है, ये क्या है? पूरी पृथ्वी का ग्लोब है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कि नहीं, बोलो यस या नो? इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा हेडिंग डाल लो, कर्क रेखा। इंग्लिश में लिख लो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। किसको कहते हैं कर्क रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। लिखो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क, पॉइंट डाल लिया ना आपने? कर्क रेखा, कर्क रेखा को हम अक्षांश के साथ ही पढ़ते हैं ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। लिख लिया? ठीक है, अब देखो, ये कर्क रेखा विद्यार्थियों, ये क्या है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकल रही है। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांट रही है, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। तो कर्क रेखा भारत के बीचे बीच में से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और देखो, ये जो आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान यहां तक आ रहा है। तो मतलब राजस्थान के बीच से, मतलब राजस्थान का भी जो दक्षिण वाला थोड़ा सा कोना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, वहां से थोड़ी सी क्या गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है ना? देखिएगा, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। लिख लिया? लिखो,
कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। देख लिया? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। पहला लिखो गुजरात। गुजरात लिख लिया? दूसरा लिख, पहले गुजरात आ जाएगा फिर राजस्थान आएगा। राजस्थान लिख लिया? फिर एमपी, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। देख लिया? तो कई बार ये सवाल बनता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ये कौन से राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। समझे इस बिंदु को? ओके, अब देखिएगा सवाल क्या बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाओ। ये भारत का कौन सा हिस्सा है? ये कौन सा है? तो पश्चिम से पूर्व भी जमा सकते हैं और पूर्व से पश्चिम भी जमा हो सकते हैं। तो इसकी एक ट्रिक बना रखी विद्यार्थियों, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, लिखना नहीं है, समझने की कोशिश करें, ट्रिक अपने हिसाब से बनाई जाती है, मैंने तो मेरे हिसाब से बना रखी है। चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल टाइम के कैसे होते हैं विद्यार्थियों? पंचुअल न्यायाधीश होते हैं, टाइम के तो बड़े स्टिक होते हैं, टाइम टू टाइम सारा काम करते हैं, टाइम पे क्या होते हैं? बड़े पंचुअल होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ये स्वभाव में बड़े गर्म भी होते हैं। क्या होते हैं? स्वभाव में बड़े गर्म भी होते हैं। ट्रिक देखिएगा, और ये जो ट्रिक है ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ट्रिक है। कैसी ट्रिक है? कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की पश्चिम से पूर्व का क्रम। अब पश्चिम से पूर्व याद रह जाएगा तो पूर्व से पश्चिम तो आप सेट कर दोगे इसको, लेकिन पहले तो 8 राज्यों का नाम तो पता होना चाहिए। अब बताओ जी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है? अब महाराष्ट्र मत कर देना, ठीक है। सी का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़। जे का मतलब क्या है? झारखंड। बी का मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल। बी से बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। टी का त्रिपुरा, तमिलनाडु मत कर देना। अब इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि यार रेखा को इधर नीचे कैसे आ जाएगी। और एम का मतलब क्या है? मिजोरम। मणिपुर मत कर देना। तो 8 नाम याद कर लिए, ट्रिक लिख लो। यह है पश्चिम से पूर्व का क्रम। और अपने हिसाब से अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक याद है तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने मेरे हिसाब से बना रखी है, और आज की नहीं विद्यार्थियों 10 से 15 साल होगी इसको बनाए हुए, तो काफी पुरानी है, हो सकता है आपने कभी सुन भी ली हो इसको कहीं ना कहीं। लिख लिया सभी बच्चों ने? ऐसे बनाना, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल क्या होते हैं? टाइम के बड़े पंचुअल होते हैं, लेकिन स्वभाव के कैसे होते हैं? वो गर्म स्वभाव के होते हैं। जो आदमी विद्यार्थी टाइम टू टाइम पूरा काम करता है उसको गुस्सा भी जल्दी आता है, और जज को आपको पता गुस्सा आ गया कुछ भी फैसला सुना सकता है। और जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई फैसला सुना दिया तो रिकॉर्ड में और रखा जाता है, आने वाली कई पीढ़ियां दुख पाती है उस फैसले से। फिर आपने देखा होगा वो साक्ष्य के रूप में
लोअर कोर्ट उसको क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होते हैं, अभिलेख न्यायालय होते हैं। होते कि नहीं होते अभिलेख न्यायालय? हाँ, अभिलेख न्यायालय क्या होता है भाई विशाल? अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, इससे तात्पर्य। हाँ यतीन बोल। उनके जो भी फैसले होंगे उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। उनका अगर उन्होंने कोई टिप्पणी की है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ मानहानि का क्या होगा, मुकदमा दर्ज होगा। 6 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। समझ गए? लिखो विद्यार्थियों। कर्क रेखा के सर्वाधिक पास राजधानी रांची की है। अरे रांची तो खुद ही राजधानी। लिखो, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी रांची है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी कौन सी है, रांची। और रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की विद्यार्थियों। किसकी है, झारखंड की है। अब है ना ये पूरे राज्यों के नाम वगैरह, जिलों के नाम अब तो याद कर लेना, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो इनकी राजधानियां वगैरह ये सारी लिख लिया। लिखो, अब देखो कर्क रेखा सबसे ज्यादा कौन से राज्य से होकर गुजर रही है, मध्य प्रदेश से। देखिएगा, कर्क रेखा पर सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा पर सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य एमपी है। सर्वाधिक लंबाई वाला कौन सा विद्यार्थियों, एमपी। तथा सबसे न्यूनतम लंबाई वाला त्रिपुरा। सबसे कम लंबाई वाला त्रिपुरा है। लिख लिया। लिखो, कर्क रेखा पर स्थित कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य रांची के बारे में क्या लिखा था आपने, सबसे नजदीक राजधानी है ना, तो सबसे दूर राजधानी कौन सी, जयपुर की, सॉरी राजस्थान की, जयपुर। एक मिनट, क्या लिखा आपने बोलो लास्ट फैक्ट में, तो कंटिन्यू करा देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। मतलब ये 8 राज्य है ना, इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पूरे भारत के जितने राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा ही कौन सा है, राजस्थान। तो इसमें कौन सा होगा, राजस्थान होगा। अब छोटा पूछ लिया जाए कि इन 8 राज्यों में सबसे छोटा कौन सा है, त्रिपुरा। देखिएगा, जबकि सबसे छोटा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा त्रिपुरा है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से है उसमें, मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई त्रिपुरा। और कर्क रेखा की सर्वाधिक नजदीक राजधानी कौन सी है, रांची। किसकी राजधानी है। और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी जयपुर। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी जयपुर। और जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की। देख लिया।
हाँ, उधर रामनिवास, ये बता मुझे, रजिस्टर बंद कर। पूर्व से पश्चिम का क्रम बता, कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं उनका पूर्व से पश्चिम क्रम बता। पूर्व से पश्चिम का क्रम बताओ जल्दी। अरे पूर्व से पश्चिम बता। भाई मैंने आपको पश्चिम से पूर्व लिखाया है, तो एग्जामिनर पश्चिम से पूर्व पूछेगा, वो पूर्व से पश्चिम ही तो पूछ सकता है ना। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, तुम तो बताओ। मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। अब इधर से बोल, क्या नाम तेरा? हाँ, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, हो गया ना। तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व दोनों याद होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। एक ट्रिक याद कर ली, एक तरीके की, उससे फिर कर लो उसको कैसे सेट। अब उसमें आपको यही तो देखना, गरम है, सीजेबी और टीएम, वही तो करना था। टीएम में एम का मतलब मिजोरम है, टी का मतलब त्रिपुरा है, ऐसे सेट कर लो वापस। ठीक काम की विद्यार्थी, आप समझे नहीं इसको। ठीक है, अब क्या राजस्थान से होके गुजरती है कि? अरे आना तो बोला करो, जवाब ही नहीं देते हो विद्यार्थी यार। जवाब दे दिया करो पढ़ाने के बाद में। पढ़ाने से पहले चलो, पहले तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है, 23.5 डिग्री राजस्थान से होकर भी गुजरती है, डूंगरपुर से भी गुजरती है और बांसवाड़ा से भी गुजरती है। डूंगरपुर से तो नाक के बराबर गुजरती है और बांसवाड़ा थोड़ी ज्यादा गुजरती। लिखिएगा, कर्क रेखा, देखो रुको रुको। ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, नॉर्थ। ये कौन सा है? साउथ। ये कौन सा है? पूर्वी। और ये कौन सा है? पश्चिमी। तो राजस्थान के कौन से हिस्से से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कौन से हिस्से से होकर गुजरती है? दक्षिण हिस्से से होकर गुजरती है, लिखिएगा। कर्क रेखा दक्षिणी राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2। 2 जिलों से होके गुजरती है। पहला, किधर से एंटर होती है? पहले बांसवाड़ा से या डूंगरपुर से? हाँ तो पहला लिखो डूंगरपुर। क्रम भी पूछा जा सकता है कभी, जिस दिन किस्मत खराब रही ना उस दिन। तो पहले किस में प्रवेश करेगी? डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा में, ध्यान रखना। क्योंकि पश्चिम से पूर्व खींची जाती, पूर्व से पश्चिम नहीं खींची जाती ये रेखा। कैसे है? पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से तो चलेंगे पूर्व की ओर हम। तो बांसवाड़ा लिख लो और डूंगरपुर लिख लो। देखो, कर्क रेखा डूंगरपुर के कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिणी भाग, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। आपसे पूछा जाए, कर्क रेखा के सबसे नजदीक गांव कौन सा है? राजस्थान का उस गांव का नाम बताओ जो कर्क रेखा के बिल्कुल पास से, मतलब उस गांव का नाम बताओ जिसके बिल्कुल पास से कर्क रेखा होकर गुजरती है। हैं? चिखली। कौन सा है? चिखली, लिखिएगा। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित गांव कौन सा गांव विद्यार्थियों? सर्वाधिक नजदीक स्थित गांव, चीखली गांव। कौन सा गांव है?
चिखली गांव, लिख लिया। और चिखली गांव कहाँ है? डूंगरपुर, ब्रैकेट में डूंगरपुर लिख लेना। देखो, कर्क रेखा के सर्वाधिक पास स्थित तहसील, सर्वाधिक पास स्थित तहसील कुशलगढ़। अब बताओ कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा। चिखली कहाँ था? डूंगरपुर। और कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा। देखो, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला का हेडक्वार्टर। देखो, आपसे पूछा है कर्क रेखा पर स्थित जो जिले हैं, दो जिले हैं, कितने जिले हैं? दो। इसमें से सर्वाधिक नजदीक जिला हेडक्वार्टर किसका है? नजदीक बांसवाड़ा का, और दूर डूंगरपुर का। लिखिए, कर्क रेखा पर स्थित जिलों में, कर्क रेखा पर स्थित जिलों में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, कर्क रेखा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला हेडक्वार्टर, सबसे दूर जिला हेडक्वार्टर किसका है? डूंगरपुर का। देख लिया। अब अगर हम लंबाई की बात करें, ये जो लंबाई है, ये लंबाई, इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? मतलब कौन से जिले में? बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में? लिखिएगा, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। देख लिया। और सबसे कम लंबाई डूंगरपुर, जबकि सबसे कम लंबाई डूंगरपुर। ये लिखा दिया कि विद्यार्थी, कर्क रेखा राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरती है? 76। ये जो दूरी है कितनी है? 76 किलोमीटर। देखो, कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है ना? या कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। दो जिले गुजरते, दो जिलों से होकर गुजरती, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मुझे बताओ, अगर हम बात करें क्षेत्रफल में, दो ही जिले हैं, तो इस कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अरे वो लंबाई वाली बात है वो तो। ये मत सोचो कि इसके कोने से होकर गुजर रही, तो इधर देखो डूंगरपुर भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग देखोगे आप क्षेत्रफल के, तो बांसवाड़ा ही है। कौन सा है? ऐसे मत सोचो ना तुमको लंबाई ज्यादा है तो ये बांसवाड़ा होगा, ऐसा नहीं। आपको क्या देखना है कि इस पर जैसे अगर बात करें हम भारत के संदर्भ में, तो 8 राज्यों से होकर गुजर, राजस्थान में से तो 26 किलोमीटर ही गुजर रही है, गुजर रही कि नहीं गुजर रही? अब अगर इसमें हम देखें विद्यार्थियों, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था, लेकिन अगर इन दो जिलों में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा है? बांसवाड़ा। और छोटा कौन सा है? डूंगरपुर। लिखिएगा, कर्क रेखा पर स्थित
जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बांसवाड़ा। अब देखो, एक नदी आई, कहां से आई? एमपी से। कहां से बहती हुई आई? एमपी से। राजस्थान प्रवेश की, डूंगर सॉरी बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में प्रवेश करके डूंगरपुर में गई। और डूंगरपुर में आपको पता है इधर सोम, माही और जाखम तीन नदियों का संगम होता है बेणेश्वर में। तो इधर से माही नदी आती है, फिर यूं जाती है। ये किसकी आकृति बनेगी बताओ? ए आकृति बनेगी नहीं बनी? लिखिएगा। और सुनना, जैसे माही नदी एक बार इधर से आई तो कर्क रेखा को काटा कि नहीं काटा यहाँ पे? फिर एक बार यहाँ पे काटा, दो बार काटा। एक बार तो काटा इसने बांसवाड़ा में, पहले कहाँ काटा? बांसवाड़ा में। फिर कहाँ काटा? डूंगरपुर। दो बार काटती है और ए आकृति बनाती है। कैसे आकृति बनाती है फिर माही नदी? ए आकृति। वैसे माही नदी की जो आकृति है यू आकार की है। कैसी है? यू, उल्टा यू, उल्टा यू। उल्टा ए थोड़ी होगा, ए तो बन ही गया ना। उल्टा यू, अच्छा उल्टा ए, हाँ उल्टा के ए कह सकते हो आप। तो अभी तो ऐसे मान लेते हैं हम कि माही नदी का जो आकार है वो ए के समान है। किसके समान है? ए के समान है। वो क्यों होता है? क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। लिखिएगा, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, जिस समय माही नदी का आकार अंग्रेजी के ए के समान हो जाता है। कैसे हो जाता है? अंग्रेजी के ए के समान। अंग्रेजी में ए लिखना बेकायदा, अंग्रेजी के ए के, ए को सिंगल इन्वर्टेड को हम बंद करना, ए के समान हो जाता है। आज की बात करें, आज जब हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग, तो वर्तमान में संभाग कितने हैं आज की तारीख में? 7 संभाग है। कितने हैं? 7 संभाग है विद्यार्थियों। उसमें से एक संभाग आता है उदयपुर। और ये पूरा जो क्षेत्र है, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे सलूम्बर हो, चाहे उदयपुर खुद है, ये कौन से संभाग में आते हैं? उदयपुर संभाग में आते हैं। तो कर्क रेखा राजस्थान के एकमात्र संभाग से होकर गुजरती है। वो भी कौन से? उदयपुर संभाग से होकर गुजरती है। गुजरती कि नहीं गुजरती? देखिएगा, कर्क रेखा राजस्थान के एक संभाग से होकर, एक संभाग से होकर गुजरती है। और उस संभाग का नाम लिख लो, उदयपुर संभाग। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मत कर देना, लिखते समय सावधानी बरतनी हर चीज की। अब देखो कि जून का महीना होता है विद्यार्थियों, गर्मियों का दिन होता है 21 जून के आसपास, या 21 जून प्रॉपर डेट लिख सकते हैं आप। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। कैसी पड़ती? लिखिएगा, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी 21 जून को पड़ती है। लिख लिया?
देखो 21 जून को सूर्य की किरणें डूंगरपुर बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है ना। कर्क रेखा पे पड़ेगी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पड़नी, वो तो सीधी बात है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में सीधी पड़ती, कुल मिला के ज्यादा गर्मी पड़ती है विद्यार्थी उस दिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ गर्मी भयंकर पड़ती है, बरसात भी खूब होती है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ बारिश भी खूब होती है, ऐसा नहीं है। थार के मरुस्थल में कहाँ होती है, वो अलग परिस्थितियाँ है, लेकिन वहाँ तो ठीक होती है। मैं तो उस एरिया में गया हूँ। तो 21 जून को कहाँ पर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। और सबसे तिरछी कहाँ पड़ेगी, गंगानगर में। जबकि इस दिन सबसे तिरछी गंगानगर में पड़ती है। देख लिया। अब देखो, आपसे पूछा जाए कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है। कर्क रेखा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है, बांसवाड़ा का आएगा ना। किसका आएगा, बांसवाड़ा। लेकिन सबसे दूर गंगानगर का। मैंने ये नहीं कहा कर्क रेखा पर स्थित की बात नहीं कहा, कर्क रेखा पर स्थित की बात आए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की लड़ाई, दो की लड़ाई है। लेकिन मैंने कहा कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला हेडक्वार्टर किसका है, बांसवाड़ा का। और कर्क रेखा से सबसे दूर किसका चल जाएगा, गंगानगर का चल जाएगा। विद्यार्थी लिखिएगा, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर। आप अक्षांश पढ़ रहे, भूल मत जाना। क्या पढ़ रहे हैं, अक्षांश। उसमें से एक अक्षांश आया अपने पास 23.5 डिग्री अक्षांश, उसके बारे में डिटेल लिखा रहा हूं मैं। कौन सा अक्षांश के बारे में लिखा रहा हूँ, 23.5 डिग्री के बारे में लिखा रहा हूँ। अभी तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ही बाकी है, इसके अलावा 0 डिग्री भी बाकी है। जब जाके अक्षांश कंप्लीट होगा, आप क्या कर रहे हो, ठीक है हाँ ये अक्षांश ये देशांतर हो गया, हटाओ। लिख लिया। हाँ, तो सबसे नजदीक कौन सा हेडक्वार्टर है, बांसवाड़ा। और सबसे दूर गंगानगर। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, ये सबसे जो 23.23 मिनट से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होता है, तो ये बोरकुंडा से राजस्थान स्टार्ट है। कहाँ से, बोरकुंडा। और सबसे दूर कौन सा है, कोणा गांव। कौन सा है, कोणा गांव। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर गांव कौन सा है, कोणा गांव। लिखिएगा, राजस्थान में कर्क रेखा, मैं राजस्थान के रिगार्डिंग लिखा रहा हूँ सारी बातें। राजस्थान में कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर गांव, नाम लिख लो, कोणा गांव। और कोणा गांव पड़ता है विद्यार्थियों, कहाँ पड़ता है, बोलो जोर से। अरे हिंदूमल कोट, कहाँ पड़ता है, हिंदूमल कोट ब्रैकेट में श्री गंगानगर। जरूर थोड़ी मैप में सारी बातें लिखी हो, पर आप ऐसे मैप बनाना, दर्शाना ऐसे मैप बना बना के, और बढ़िया मैप बनाना, मुझे भी दे देना बना के, अगली बार काम ले लूंगा। अब ज्योग्राफी की पुस्तक निकालूंगा विद्यार्थियों, थोड़ी मदद करना मैप बनवाने में मेरी। किसकी राइटिंग बढ़िया है, हाँ मैं बता दूंगा आप लोगों को। मतलब ये जो रफली टाइप की मैप है ना, ऐसे तो मैं दे दूंगा आपको, थोड़ा सा समझा दूंगा, इस टाइप की मैप आप बना दो, ताकि जो अपनी पुस्तक आएगी उसमें मैप मिलना चाहिए ना, शानदार शानदार वाला। और हस्तलिखित और होना चाहिए हो, हस्तलिखित ही बनाएंगे आपकी बार मैप। तो बुक आएगी वैसे अपनी वाली। अब फिर ये नहीं तो मैं नेट से उठाऊंगा फिर मैप, और क्या एक ही जुगाड़ अपने पास। लिख लिया आपने, देखो राजस्थान में कर्क रेखा
से सर्वाधिक दूर स्थित शहर लिख लिया, गंगानगर। लिख लिया। अब देखो, अगर हम बात करें उष्णकटिबंध की, तो उष्णकटिबंध में राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला हिस्सा है, वही आता है विद्यार्थी ज्यादातर। बाकी पूरा हिस्सा किस में चल जाता है? उपोष्ण कटिबंध में चल जाता है। नोट डाल लो। राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में है ना? अरे भाई, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अतः राजस्थान में अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। उपोष्ण कटिबंध में आता है। केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध में आता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध में आता है। हालांकि मैंने लिखा दी ये बात आपको पहले ही। राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण और उपोष्ण दोनों में आता है। आता है ना? और ज्यादातर भाग किस में आता है? उपोष्ण में। क्यों? कर्क रेखा के उत्तर में है। और वैसे आप देखोगे वो 0 से 25, 25 से 45, 45 65 उस हिसाब से देखोगे तो भी कैलकुलेशन निकल जाएगा। ये कौन सी रेखा विद्यार्थी? ये जा रही हो, कर्क रेखा। ये कौन सा महाद्वीप है? ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा जो आपको, उत्तरी अमेरिका। येलो येलो दिखाई दे रहा अफ्रीका। और इधर वाला दिखाई दे रहा है ये एशिया। कौन सा है? एशिया। तो कहने का मतलब ये कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। समझे? देखिएगा, कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो ज्योग्राफी के तीनों पार्ट मुझे ही पढ़ाने हैं। किसी को पढ़ाने हैं? मैं ही तो पढ़ाऊंगा तीनों पार्ट। तो मेरी जीके तो तैयार करवाऊं कम से कम। तो 3 से होके गुजरती विद्यार्थियों। 3 में लिखो सबसे पहले। देखो, अगर इधर से पश्चिम से आप देखोगे तो कौन से आएगा सबसे पहले? उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले कौन सा आया? उत्तरी अमेरिका। फिर दूसरा अफ्रीका। देख लिया? फिर तीसरा एशिया। लिख लिया? लिखिएगा। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यानी उत्तरी अमेरिका से सबसे कम ये गुजरती है ना। कितने कॉन्टिनेंट है वर्तमान में? 7। 8वां जीलैंडिया है, उसका भी विवाद चल रहा है। कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है। तो सबसे कम क्षेत्र जिसमें से होकर गुजरती विद्यार्थी है कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। और सबसे ज्यादा अफ्रीका। सर्वाधिक लंबाई कहाँ है इसकी? अफ्रीका में।
ये तो मैं कर्क रेखा की लंबाई की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक कहाँ है? अफ्रीका में। सबसे कम कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। अगर हम 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में देखे विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो कर्क रेखा पे 3 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। ये तो एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और सबसे छोटा है उत्तरी अमेरिका। लिखिएगा। कर्क रेखा पर स्थित महाद्वीपों में, कर्क रेखा पर स्थित महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा उत्तरी अमेरिका। देख लिया? तो बताओ कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है कर्क रेखा ग्लोब पर? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कितनों से होकर गुजरती? 8। कौन कौन से वो मैंने लिखा दिया आपको, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2 से गुजरती विद्यार्थियों। पहला कौन सा? डूंगरपुर। दूसरा कौन सा? कितने किलोमीटर गुजरती है राजस्थान से? 26 किलोमीटर। एक बात और बच गई, विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 15 देशों से होकर गुजरती है। देखिएगा। विश्व के 15 कर्क रेखा विश्व के 15 देशों से होकर गुजरती है। इसमें दिखाई दे रहा है कि आपको 23.5 डिग्री कहीं? हाँ दिखाई दे रहा है। ये होगा, ये है ना? नहीं हो तो ही मान लेना। हाँ, यही है, यही है, यही है। लिखो। हाँ ना, यूनाइटेड ये कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही तो है। इसके नीचे मैक्सिको। लिखो मैक्सिको। 15 देशों के नाम लिखने हैं आपको। मैक्सिको लिख लिया। मोरक्को। 15 नाम होने चाहिए। मैक्सिको हो गया, मोरक्को हो गया, मोरिटानिया, मोरिटानिया, ये रहा मोरिटानिया। मोरक्को, ये जो ये दिख रहा है ना, ये वाला है, इधर वाला, ये मोरक्को, ये मोरिटानिया है। फिर ये माली, देख लिया। फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद में लीबिया, लीबिया के बाद में इजिप्ट। इजिप्ट को हम मिस्र कहते हैं। इंग्लिश में क्या मिलेगा आपको? इजिप्ट मिलेगा, और हिंदी में क्या मिलेगा? मिस्र। दोनों नाम लिख लो। फिर विद्यार्थियों एशिया में आ जाएंगे हम। इसमें आ जाएंगे, एशिया में आ जाएंगे। तो एशिया में आ जाएगा सबसे पहले सऊदी अरब। सऊदी अरब लिख लिया। और सऊदी अरब के बाद में लिख लो आप यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई का नाम क्या है पूरा? संयुक्त अरब अमीरात। फिर लिख लो ओमान।
लिख लिया। और ओमान के बाद में लिख लो भारत, और भारत के बाद में लिख लो बांग्लादेश। लिख लिया। और बांग्लादेश के बारे बाद में लिख लो म्यांमार। कितने हो गए? 13 हुए क्या? फिर लिख लो चीन। अब आपको चीन तो ऊपर पड़ गया, उसका पार्ट उधर भी तो है आगे। ये देखो भारत के बाद में ये आ गया बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में म्यांमार, आगे चाइना फैल रहा ना आगे, तो आगे है चाइना का पार्ट। चाइना लिख लिया। चाइना के बाद में लिखो ताइवान। ताइवान हो गया 15। कौन कौन से लेके आपने? देखो मैक्सिको तो आ जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लिख लो लिखना चाहो तो। मैक्सिको किस में आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। भाई पता तो होना चाहिए कौन सा कॉन्टिनेंट का कौन सा किस में है। माथा दुख रहा है रामनिवास? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। लिख लिया मैक्सिको। उसके बाद में नहीं, उसके बाद में देश बोलो आप तो। अब मोरक्को विद्यार्थियों अफ्रीका में। अब अफ्रीका वाले स्टार्ट हो गए। मोरक्को से कहां तक? मिस्र तक आ जाओ। मोरक्को से मिस्र तक आ जाओ। लिख लिया। और बाकी पूरे जो भी बचे ना वो एशिया में। अब बताओ कितने तो उत्तरी अमेरिका में आए? एक। और अफ्रीका में कितने आए? काउंट कर लेना, मैंने काउंट नहीं करे, ध्यान रखना। यही चाहिए कन्फर्म है। और फिर बाकी कितने बचे? 8। 8 विद्यार्थियों एशिया के हैं। ठीक है। अब लिखो कर्क रेखा पर स्थित देशों में, कर्क रेखा पर स्थित देशों में सर्वाधिक नजदीक राजधानी, सर्वाधिक नजदीक राजधानी लिख लो मस्कट। कौन सी राजधानी विद्यार्थियों? मस्कट। राजधानी का नाम क्या है? मस्कट। अब समस्या ये आ गई, ये मस्कट किसकी राजधानी? तभी तो कहता हूं जब आप कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं तो उनमें जो भी देश और उनकी राजधानियां हैं वो पढ़ा करो। तो मस्कट है विद्यार्थियों ओमान की राजधानी। और ओमान कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में आता है, एशिया का देश है। देखो सर्वाधिक दूर राजधानी, मतलब वो की वही बात आ जाएगी सेम। कर्क रेखा पर स्थित देशों में सर्वाधिक दूर राजधानी, दूर राजधानी। और दूर राजधानी का नाम लिख लो बीजिंग। दूर कौन सी है? बीजिंग। लिख लिया। और बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी, ध्यान रखना। अब देखो कर्क रेखा जितने भी देशों से होकर गुजरती है उसमें सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो भारत में है। देखो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई भारत, इसमें है विद्यार्थियों भारत। और जो मैंने आपको क्रम लिखाया ना अभी, ये 15 देशों का जो क्रम लिखाया वो पश्चिम से पूर्व का क्रम है। क्रमबद्ध तरीके से लिखाया ना मैंने, पश्चिम से पूर्व का क्रम है वो। कैसा क्रम था वो? अब आपसे पूर्व से पश्चिम भी जमा हो सकते हैं इनको, तो मैप में प्रैक्टिस करना आप इसकी। लिख लिया क्या लिखा है? सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? मस्कट। सबसे दूर बीजिंग। और सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? भारत। और सबसे कम लंबाई वाला ताइवान। यहाँ पे होगा विद्यार्थी ताइवान, ये रहा, यहाँ पे ताइवान। और ताइवान की राजधानी ताइपे। नहीं लिखनी राजधानी यहाँ पर, लेकिन याद होनी चाहिए। ताइवान के लिए चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है। इसका है हमारा हिस्सा। चाइना ने जिस दिन मिला लिया तो कितने हो जाएंगे फिर?
फिर कितने हो जाएंगे देशों की संख्या? 14 ही हो जाएंगे, घट जाएंगे आंकड़े। देख लिया। अब राजधानी की बात कर ली, दूर और नजदीक। लंबाई की बात कर ली, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, सबसे कम लंबाई किसकी है। एक सवाल और आ सकता है विद्यार्थियों, वो सवाल ये है कि इस 15 जो देश है इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो लिखो, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा देश चाइना। सबसे बड़ा देश कौन सा है विद्यार्थियों? चाइना। और सबसे छोटा देश कौन सा है? ताइवान। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद।